3 साल आपकी सरकार को और कुछ वक्त में हो जाएगा। इस 3 साल में आपकी जो 3 बड़ी उपलब्धियां आपको लगता है जो आपने जनता तक पहुंचाई हैं वो क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि जो आपने बताया 2 किलोमीटर, वो अब 23 किलोमीटर पर पहुंचे हम लोग मार्च एंड तक, और मेरा विश्वास है कि 40 किलोमीटर अगले साल मार्च तक पहुंचेंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देश में पहले 96,000 किलोमीटर रोड की लेंथ थी, नेशनल हाईवे। देश में 52 लाख किलोमीटर की टोटल रोड लेंथ थी, उसमें 2% केवल राष्ट्रीय महामार्ग था। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 22% से हर साल बढ़ता है, पर हम नेशनल हाईवे नहीं बढ़ा रहे थे, और इस 2% रोड पर देश का 40% ट्रैफिक था। अब हमने जो कोशिश की और जो निर्णय किया है कि हम 96,000 किलोमीटर से लेकर हम लोग 2 लाख किलोमीटर के रोड बना रहे हैं, और 2 लाख किलोमीटर जब रोड बनेंगे तो देश का 80% ट्रैफिक अब ये 4% रोड पर आएगा। और उसमें और हमने निर्णय किया है कि जहां 10,000 पीसीओएस के ऊपर होगा वहां 4 लेन होगा, जहां 20,000 पीसीओएस के ऊपर होगा वहां 6 लेन होगा, और हम 13 एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण कर रहे हैं, पहली बार देश में एक्सिस कंट्रोल। तो अभी हमने बहुत से हाईवे का काम भी शुरू हो गया। 15 अगस्त को देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे हम लोग ये जो दिल्ली का ईस्टर्ली बाईपास है प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे, और ये दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन कम करेगा। नितिन जी, यहाँ पे जानना चाहूंगी कि दिल्ली के ट्रैफिक प्रदूषण को कम करने के लिए इससे पहले कई प्रयोग हुए, और जिसमें ऑड इवन भी एक बड़ा प्रयोग था। क्या आपको लगता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो आप बनाने की जो आपकी परियोजना है, ये लोगों को उस ट्रैफिक और उस जाम से निजात दिलाएगी जिसकी हिस्सेदारी दिल्ली वालों की नहीं थी, क्योंकि ये ट्रैफिक बाहर से आ रहा था? ये बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली को लगे हुए राज्य हैं, और एक दूसरे राज्य में जाने के लिए दिल्ली के बीच में से जा रहे थे। तो पहली बार ये हुआ है कि अब दिल्ली के बीच में से जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली के बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे 50% ट्रक ट्रांसपोर्ट ये सब ट्रैफिक कम होगा। और ये हाईवे इतना सुंदर बना है, एक्सिस कंट्रोल है, कि मुझे लगता है कि ये देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे होगा जो दिल्ली के लिए इस 10 साल में से सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। जल मार्ग विकास योजना जो आपकी है, उसके तहत वाराणसी, हल्दिया, इसमें जो मल्टी मॉडल जो टर्मिनल बनाने की बात है, उसमें आप लोग कितना आगे बढ़े, और इन तमाम जो आपकी योजनाएं हैं इसका सीधा असर जनता को कब मिलेगा, फायदा, या उससे किस तरह से वो जुड़ेंगे? देखिए, इसमें पहला फायदा ये है कि ये जो जलमार्ग हम जो बना रहे हैं, इस जलमार्ग के कारण हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अभी गंगा में हम वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। 5 शहरों में रोरो सर्विसेज बना रहे हैं। यहाँ जहाज में ट्रक, बसेस, गाड़ियां इधर से उधर उस किनारे पे जाएगी, उसका डिस्टेंस कम होगा। और फेरी सर्विस 6 शहरों में कर रहे हैं। हम फराक्का के गेट को सुधार रहे हैं। बाद में ये जो रिवर पोर्ट बनेंगे, इसमें डेवलपमेंट होगा, जैसे साहिबगंज से पूरा माल बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट होगा। तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन बनने वाला है। तो गंगा में हमने 4,000 करोड़ के काम लगभग दे दिए हैं। अब उसके साथ साथ हमने ब्रह्मपुत्रा में 60 रिवर पोर्ट को मान्यता दी है, उसमें से पांडु जेटी पूरी की है, रोरो सर्विस 2 शुरू हो गई है, वहां भी काम शुरू हुआ है। इस साल दिसंबर तक हम 10 जलमार्गों का काम शुभारंभ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 2 गोवा के हैं, एक महाराष्ट्र का है, एक बंकिंगहम कैनाल का है, 2 ब्रह्मपुत्रा और गंगा का है, एक यमुना का भी हम शुरू करेंगे। और ये एक देश के इतिहास में एक सपना है, पर एक देश के इतिहास को बदलने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप पानी से जाते हैं तो 15 पैसे खर्चा है, 20 पैसे खर्चा है, रेलवे से जाते तो 1 रुपया है, और रोड से जाते तो 1.5 रुपया है, और रोड पर 1.5 लाख लोग मृत्यु होता है। तो मुझे लगता है इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो चाइना की तुलना में 18% है। अगर वो हम 12% पे लाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, देश में नए रोजगार निर्माण होंगे, उद्योगों का विकास होगा। अभी आपने हाल ही में लंदन का दौरा किया है, उसमें भी आपने कहा कि एक कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकली वायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है भारत को। जिस तरह से भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है, उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या अभी किए जाने की जरूरत है? पहली बात तो पेट्रोल, डीजल ये हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 7 लाख करोड़ का है। पोल्यूशन के बारे में तो आप दिल्ली में जानती है कि क्या समस्या है। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। और मेरा सपना था इस साल में, बिल्कुल इस साल के एंड तक आप देश में एक हिस्टोरिकल चेंज देखोगे। वो चेंज क्या होगा? वो चेंज होगा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस
और इलेक्ट्रिक टैक्सी। और 26 मई को नागपुर में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बस इसकी शुरुआत हो रही है। और अब इसमें आने वाले साल में लिथियम आयन बैटरी को बनाने में हमने सफलता हासिल की है। और मेरा विश्वास है कि एयर कंडीशन बस में देश के लोग घूमेंगे और टिकट का रेट 50% से कम होगा। पोल्यूशन, नो पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, इंडिजिनियस। और इस साल मैं बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक एंड बायोफ्यूल, इसको मैं बुरी तरह से इंकरेज कर रहा हूं। और इस साल में देश में इसका बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ोतरी होगी और इससे देश बदल जाएगा। तो इसका मतलब पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर आप लोग इस बार इसको आप शुरुआत दिसंबर करेंगे। तक हर शहर में जिधर उधर इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखोगे, इलेक्ट्रिक बसेस देखोगे, एक बड़ा चेंज देखोगे जो पोल्यूशन से हमको मुक्ति देगा। और देखो 75 रुपए का पेट्रोल, 60 रुपए का डीजल, इक्विवेलेंट 8 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी। हम कोल सरप्लस है, बिजली सरप्लस है। बिजली हमारे देश में तैयार होती है और पोल्यूशन जीरो, आवाज भी नहीं, साउंड पोल्यूशन भी नहीं, एयर पोल्यूशन भी नहीं। तो ये देश में बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और इस साल दिसंबर के पहले एंड में आपको देश में सब जगह ये देखने के लिए मिलेगा। गडकरी जी, मुझे लगता है आपको सुनने के बाद सच में देश की जनता को इस बात का इंतजार होगा कि आने वाले समय में नहीं, पर एक बात उनको मैं ये आपको सुविधाएं बताता मिल रही हैं। हूं, हाँ। मेरे को सुनने के समय मैं पत्रकारों को मेरा रिकॉर्ड लिख के रखना, मैं उन लोगों में से नहीं, जो मैं बोलता हूं उससे ज्यादा करके दिखाता हूं। हमने इसीलिए एकदम शुरू में कहा कि आप जो टारगेट सेट करते हैं उसको 100% आप उसको हासिल भी करते आप हैं। दिसंबर में जब मेरा इंटरव्यू लेगी तब आपको याद आएगा मेरे आज के शब्द। और इस देश में इससे नए रोजगार निर्माण होंगे। हमारे देश में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 15 प्रोजेक्ट सेकंड जनरेशन इथेनॉल के डाल रहे हैं। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां बाम्बू, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे इथेनॉल बनेगा। अब अभी इथेनॉल की बस लखनऊ में चलने वाली है, इथेनॉल की बस कोल्हापुर में चलने वाली है, इथेनॉल की बस पुणे में चलने वाली है। और ये सब जगह पर इथेनॉल की बस आएगी। नागपुर में 55 बसेस इथेनॉल पर चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ नया कर रहा हूं, कोई देश पे एहसान कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मेरे मन में अगर इसके बारे में अगर थोड़ी सी मेरे मन को टच होने वाली कोई बात है तो आज से 10 साल पहले ही होना चाहिए था। ये सब प्रूवन था। अमेरिका में, ब्राजील में और कनाडा में फ्लेक्स इंजन है। जो इंडियन मार्केट में जितनी ये गाड़ियां है ना, जितने ब्रांड है, ये सब गाड़ियां वहां है, उसको फ्लेक्स इंजन है। और वो गाड़ी में 100% इथेनॉल डालो या 22% इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके डालो, चल रही है गाड़ियां। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस चाइना में कितनी बड़ी है, लाखों बसेस आ गए। हम में देरी हुई है। क्या गडकरी जी हम संवेदनशील नहीं थे लोगों को इस तरह की सुविधाएं देने के लिए, चाहे उनका खर्चा बचाने के लिए, उनको प्रदूषण से बचाने के लिए? क्या सरकारों में इच्छा शक्ति राजनीतिक नहीं थी? क्या होता है कि आउट ऑफ बॉक्स विचार करना और देश के इतने आउट ऑफ बॉक्स निर्णय को इम्प्लीमेंट करना, इसको हिम्मत भी लगती है और विजन भी लगती है। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। मोदी सरकार में ये बात आई है कि उन्होंने एक नए भारत की सपना देखा है। और वो केवल एक सेक्टर के लिए नहीं, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, रोड सेक्टर से लेकर एयरलाइंस तक, एविएशन तक, वाटरवेज से लेकर हाईवेज तक, सब जगह पर उन्होंने एक देश का भविष्य सोचा है। और सरकार में उनका प्रयास है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। आपके मंत्रालय और आपके जो तमाम परियोजनाएं हैं उसमें एक सागरमाला कार्यक्रम है जिसका जिक्र भी आप करते रहे हैं और आपका कहना है कि उससे लोगों को रोजगार भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होगा। देखिए, सागरमाला में टोटल हमारे इसमें 25 लाख करोड़ के काम करने का प्लान मैंने बनाया। इसमें से आज तक मैं 6 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, ऑर्डर दे चुका हूँ। इसमें से 15 लाख करोड़ के काम रोड सेक्टर में करने वाला हूँ और करीब 16 लाख करोड़ के काम जो है वो मेरे शिपिंग और पोर्ट्स में है। इसमें शिपिंग और पोर्ट्स में सागरमाला में 2 पार्ट है। 4 लाख करोड़ के काम जो है वो मेकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन पोर्ट, इसके लिए 2 लाख रुपए है। और करीब 4 लाख रुपए जो है वो पोर्ट रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट रोड कनेक्टिविटी के लिए है। उसमें से 1 लाख करोड़ के काम ऑलरेडी हम अवार्ड कर चुके हैं। दूसरा जो है, जो मैकेंजी और बीसी जैसे इंटरनेशनल कंपनी ने हमको रिपोर्ट दिया है, उसमें हमारे 12 मेजर पोर्ट हैं। पिछले साल हमारे पोर्ट का प्रॉफिट 4000 करोड़ था, इस साल 5000 करोड़ है। जब विदेशों में पोर्ट नुकसान में थे तो और हमारी इफिशियंसी देश के प्राइवेट पोर्ट की तुलना में 4.86% बढ़ी है। अब हमने क्या किया है कि अब पोर्ट लेड डेवलपमेंट में हम 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स
और 6 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर में पेट्रोलियम क्लस्टर है, केमिकल क्लस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, लेदर क्लस्टर है, वुडन फर्नीचर के क्लस्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल के क्लस्टर्स हैं। और ये एक एक पोर्ट में वो डिवाइड है। अभी JNPT में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्पेशल कंपनियां आ रही है, तो इसमें करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। जब 1 लाख करोड़ का काम होता है तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मेरा टारगेट है कि अपने डिपार्टमेंट में हमारे 5 साल पूरे होंगे तो देश के GDP में हम 3% GDP ऐड करेंगे और उसके साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और ये जो बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, ये इतना है, तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल ही रहा है। और ये सीमेंट कंपनियां कितने बड़े प्रमाण पे प्रोडक्ट सीमेंट ले रहे हैं। अभी ये दिल्ली का जो हमारा ईस्टर्नली बाईपास है, एक दिन में हम 12 लाख सीमेंट की गोनियां यूज करें, 12 लाख। 8 पेवर, वर्ल्ड के बेस्ट पेवर जो देश में 8 ही है, उसमें से 7 पेवर ये रोड पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। अभी हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से करार किया है। अभी हमने करार जो है वो स्किल मिनिस्ट्री से किया है और हम लोग उसी एरिया की मैन पावर को डेवलप करके ट्रेन करके उसको वहीं यूज करने का काम कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा। नितिन जी, एक और बात आई थी कि अधिकारियों से अपनी सोच बदलने की आपने बात की। पोत परिवहन क्षेत्र में लाल फीताशाही से अपने आप को निजात करने की आपने बात कही है। वहीं नाविकों की, भारतीय नाविकों की संख्या 6 लाख है, जिसे बढ़ाने की आपने बात की। मतलब विश्व की अगर हम जरूरतों को देखें तो उसको देखिए, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वैसे हमारे देश में विशेष रूप से जहाज पर काम करने वाले जो लोग हैं और उनको हम सी फेरर कहते हैं, तो ये 6 लाख लोग हमारे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हमारे लोग अच्छे हैं, वर्ल्ड में उनका रेपुटेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो ये 6 लाख की संख्या हम 25 लाख तक ले जा सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना, तो वर्ल्ड के पूरे शिपिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। क्या कौशल विकास प्रशिक्षण में कहीं कोई अड़चन भी आ रही है या कोई अड़चन? 100% हमारी मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है और हम जगह जगह पर ये कोर्सेज दे रहे हैं और 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नए वाटर ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं, जैसे कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, सी प्लेन, तो रिवर पोर्ट। अभी हमने जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वैसे पटना से लेकर हमारे हल्दिया तक हमने रिवर ट्रैफिक कंट्रोल पूरा कर दिया, चालू हो गया। तो आपको दिखेगा कौन सा जहाज जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, सूचना जाएगी, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ना वैसा। तो ये सब इसमें नई मैन पावर लग रही है और इससे काफी पूरा इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। अभी राजस्थान का लाइन हम ओडिशा भेज रहे हैं और ओडिशा का कोयला 2 लाख टन हम लोग कांडला ला रहे हैं, तो 25 लाख टन का स्टोरेज होगा। तो महाराष्ट्र और गुजरात का कोल का लिंकेज पोर्ट से मिलेगा। ऐसी बात मैंने पीयूष गोयल जी से की, उन्होंने भी मान्य किया है। तो पावर की कीमत 50 पैसे यूनिट कम हो जाएगी। तो ये बड़े बड़े ऐसे अनेक प्लान हमने तैयार किए जो हम काम पे लगे हैं। हमारे पारादीप पोर्ट में अभी काफ़ी हम कोल से यूरिया बनाने की फैक्ट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नए इनोवेटिव देखिए, उससे 20,000 रुपये टन से हम यूरिया बनाते हैं गैस से। कोल से बनाएंगे तो 10,000 रुपये टन। हम 73,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे किसानों को कोल यूरिया के लिए। अगर हमारे देश में कोल सरप्लस है, कोल से यूरिया बनेगा तो सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बात करेंगे और भी, क्योंकि जिस तरह से नितिन गडकरी का कहना है कि आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर लगातार जोर है, तो वो कौन सी रुकावटें हैं जहां उन राज्य सरकारों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां किस तरह की अड़चनें आ रही हैं तमाम और योजनाओं को लेकर, उस पर जानेंगे इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन।
राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। सी से सिटी हो या डी से डिफेंस, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से। 3 साल पूरे होने के सरकार पर हम उनसे उनकी चुनौतियां, उपलब्धियों पर बात कर रहे हैं। जानते हैं कि उन राज्यों में क्या चुनौतियां होती हैं जहां केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वो सरकार नहीं होती। नितिन जी, बिहार का एक आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो भूमि अधिग्रहण को लेकर फंसी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां जो रफ्तार आपके विकास की है वो कहीं धीमी पड़ती है, या उन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या रास्ते आप तलाश रहे हैं? ये समस्या तो होती है, पर राज्य सरकार से सहयोग मिलता है। पर बिहार में लैंड एक्विजिशन के लिए राज्य सरकार ने जो नक्की की है वो 5 करोड़ रुपए पर 2-2.5 किलोमीटर के लिए हमको पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। दूसरा, हम जो पैसा दे उसके ऊपर बिहार सरकार हमसे 20% पैसा लेती है चार्ज पर के। तो कॉस्ट में इतना लैंड एक्विजिशन में पैसा जा रहा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना की है, ऐसा होगा तो आपके ही सरकार में हम रोड बना रहे हैं तो हम नहीं बना पाएंगे। आप इसके ऊपर बाकी राज्यों में 1 पैसा भी नहीं लेती लैंड एक्विजिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सी बातों के है। दूसरा, अगर लैंड एक्विजिशन जल्दी होगी तो रोड बनेंगे। मैं बिहार में प्रधानमंत्री पैकेज के 60,000 करोड़ के रोड के काम लगातार पीछे लगा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, सरकार भी मदद करे। अब गंगा के ब्रिज के ऊपर हमने टेंडर भी दे दिया, पर अभी वो काम शुरू नहीं कर पाया क्योंकि राज्य सरकार अनुमति नहीं दी। आज ही मैंने नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। मुझे लगता है वो भी सहयोग करेंगे और हम जल्दी जल्दी काम करेंगे तो बिहार का भी विकास हो, उत्तर प्रदेश का भी विकास हो, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास हो। विकास के बारे में मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ, सब राज्यों का विकास हो, यही हमारी संकल्प है। उन 2 हिस्सों की बात करती हूँ, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की आपने बात की। इन दोनों जगह पे विकास की बेहद जरूरत थी। आज आप अपने 3 साल को किस तरह से आंकते हैं? इन दोनों राज्यों को, जम्मू से नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को आपने क्या दिया 3 साल? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए 11 घंटे लगते थे। अभी हमने जो टनल बनाई है उससे एक ही टनल से 2 घंटे बचे हैं और हम 5 टनल बना रहे हैं और एक का उद्घाटन अभी 4-6 महीने में करेंगे। तो मेरा सपना है कि जम्मू से श्रीनगर जो 11 घंटे लगते थे, 2018 समाप्त होने के पहले मैं 4 घंटे में जम्मू से श्रीनगर जाने की बात को पूरा करूंगा। सपना जो जम्मू और श्रीनगर के विकास के लिए बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात, हम अलग जगह अनेक काम बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं। तो जम्मू कश्मीरी जो पिछले 50 साल में जितने काम नहीं हुए उतने 3 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने जम्मू कश्मीर में किए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर रोड बनेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो 49% टूरिज्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए होती है। आज ये मैंने झेलम नदी को ड्रेजिंग करके उसको जलमार्ग बनाने के काम की मीटिंग ली है। उसको 1600 करोड़ की योजना हम मंजूर कर रहे हैं ताकि पूरे झेलम में हम लोग छोटे छोटे वाटर पोर्ट्स बनाएंगे और उसके ऊपर लोग जा पाएंगे, और जो लिंटेज है उसके कारण जो पानी श्रीनगर में घुस जाता है वो नहीं घुसेगा। तो मेरा कहना यह है कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है और पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता दी है। इधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ का 1,000 करोड़ नया रोड बना रहे हैं हम लोग। ऑल सीजन रोड, आप कभी भी जा सकेंगे, टनल से, वाइडक्ट से, अब कोई हादसा नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, कितना भी बरसात है, कितना भी बादल पाटे। अब वो हमने अच्छी नई अलाइनमेंट ली है और ओली करके जगह है जहाँ नया डावोस जैसा शहर बना रहे हैं ताकि दुनिया के लोग वहाँ आए। उधर नॉर्थ ईस्ट में हमने अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा 40,000 करोड़ के काम शुरू किए और मेघालय से म्यांमार तक जोड़ने वाला 5,000 करोड़ का रोड का काम शुरू कर दिया है। तो हम लोग अभी प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को देश के सबसे बड़े 9 किलोमीटर से ज्यादा बड़े ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके पहले 3.25 किलोमीटर का ब्रिज था वर्ली बांद्रा सीलिंग, वो भी मैंने बनाया था। पहली बार 9.25 किलोमीटर के ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट को भी बदल देंगे, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, पूरे नॉर्थ ईस्ट का चित्र बदलेंगे और उसके साथ कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का भी चित्र बदलेंगे। हमने इसके लिए NHIDCL
ये स्पेशल संस्था की स्थापना की है, वो केवल वो इसी क्षेत्र में काम कर रही है ताकि इन लोगों के साथ अन्याय न हो। पैसे की कोई कमी नहीं है। इस 50 साल में जितना काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ वो आने वाले इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में होगा, ये मेरा विश्वास है। एक और सवाल कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए आपका लगातार प्रयत्न रहा है, उस पर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और उसका किस तरह से फायदा लोगों को मिलने लग जाएगा? अभी हमने देखो पहली बार एविएशन, रेलवे, वाटरवेज और रोड चारों को एक जगह हम लोग अलग अलग सोचते थे, अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस, उसमें 2 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को और रेलवे, हम लोग और एविएशन मिलकर एक जगह पर लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, जो देश के लिए जीएसटी के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सब जगह जो रोकने की बात थी, जो चेक पोस्ट थे, वो खत्म हो जाएंगे और लॉजिस्टिक के कारण पोल्यूशन कम होगा। और दूसरी बात देखो, हमारे देश में एक ट्रक एक दिन में 225 किलोमीटर चलता है और अमेरिका में एक ट्रक 800 किलोमीटर चलता है। हमारा एक ट्रक 10 टन का माल लेके जाता है, अमेरिका में एक ट्रक 40 टन का माल ले जाता है। अब हम हाईवे बड़े बनाएंगे तो 40 टन का माल एक ट्रक में आएगा और वो कम से कम 225 की बजाय 350 किलोमीटर चलेगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी दिल्ली से मुंबई 18 टोल नाके थे, तो हर नाके पर 10 मिनट रुकना, यानी कितना हो गया, 180 मिनट, 3 घंटे जाते थे। अभी हमने फास्ट ट्रैक कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर लगा दिया, अब ट्रक को रुकने की जरूरत ही नहीं। तो हर ट्रिप में उसके 3 घंटे बचेंगे, तो महीने में वो 2 ट्रिप नहीं मारेगा, तो कॉस्ट कम होगी, बिजनेस बढ़ेगा और कीमत कम। डिजिटल इंडिया की रफ्तार पर आप चल रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ आप कितना बढ़ रहे हैं और आपके इन तमाम कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया की क्या जगह रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं इनिशिएटिव लिया कि हमारे शिपिंग में, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एलएनजी एज ए फ्यूल को हमने मान्यता दी है। एलएनजी ये फ्यूचर फ्यूल है, पोल्यूशन कम होता है। और अब शिपिंग में हमारे बहुत जगह हम लोग ऐसे ड्यूअल इंजन लगा रहे हैं जो डीजल पे चले और एलएनजी पे चले। एलएनजी के साथ हमने पेट्रोनेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और पूरे रिवर पोर्ट पर एलएनजी बंकर बना रहे हैं। गोवा, मुंबई सब पोर्ट पे बना रहे हैं, ताकि ये जो जहाज आएंगे उसमें हम एलएनजी डालेंगे। एलएनजी से कॉस्ट भी कम होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। तो लगा, मैंने अभी कहा कि ये बड़े बड़े रोल्स रॉयस जैसी कंपनी है जो शिप की इंजन बनाती है, तो मैंने एक इंडियन कंपनी को कहा, आग्रह किया, अब उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करने के लिए कहा है, ताकि कोचिन शिपयार्ड भी उसके लिए तैयार है कि देश को लगने वाले बड़े बड़े इंजन अब बाहर से नहीं आएंगे, वो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में हमारे भारत में बनेंगे। इसलिए कोचिन शिपयार्ड को मैंने कहा है कि आप इसमें काम करो। अभी हमने अंडमान निकोबार में स्पेशल ड्राई डॉक अभी चलाने के लिए लिया है, गुजरात में कोचिन शिपयार्ड को काम दिया है। तो हमने टोटली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में मॉडर्नाइज करने के लिए, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ क्रूज नहीं है, ये पहला साल था कि 80 क्रूज आए मुंबई में। मैं 800 करोड़ का हम वहाँ क्रूज टर्मिनल बना रहे हैं, कोचिन में बना रहे हैं, हम हमारे मंगलोर में बना रहे हैं, हम चेन्नई में बना रहे हैं, गोवा में बना रहे हैं। और क्रूज टूरिज्म से अगले साल करीब 180 क्रूज आएंगे और उसके कारण क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा। और अभी हमको एक सरकार ने यूएई की सरकार ने प्रपोजल दिया है कि देश के अंदर हम क्रूज शुरू करेंगे। हमने उनको स्वागत किया कि आप आइए। तो देश के अंदर भी नदियों पर क्रूज, अभी गंगा में एक 5 स्टार क्रूज है, एक 7 स्टार क्रूज है, ब्रह्मपुत्रा में है। अब आप वाराणसी से निकलकर बांग्लादेश तक, म्यांमार तक क्रूज में बैठकर जाओगे, क्योंकि बंगाल के खाड़ी से उसको जोड़ा है आगे ब्रह्मपुत्रा को। तो ये देश में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हम सब नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन और नई डिजाइनिंग इसको दे रहे हैं। अभी हम जर्मन की एक कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि वहां से जो हम लोग जो डिजाइन है बार्ज का ऐसा बनाएंगे कि 1500 टन के बजाय 5000 टन उसी कैपेसिटी में जाएगा। अभी मैं आपको मैं 17 एयरपोर्ट ऐसे बना रहा हूँ जो रोड पर बन रहे हैं। वो 17 जगह पर हमने अभी आपने चिन्हित कर ली है? चिन्हित नहीं जी, आगे चला गया काम, मंजूरी दे रहा हूँ। और 17 एयरपोर्ट है, ऐसा है कि जैसे रेलवे का फाटक होता है, पहले जब हवाई जहाज उतरेगा तो रेलवे का फाटक जब बंद हो जाएगा, हवाई जहाज उतरेगा, वो एयरपोर्ट चला जाएगा, फिर बस और ट्रक चलना शुरू हो जाएगा, फिर जब वो ट्रैफिक बंद होगा प्लेन आएगा, उड़ जाएगा। तो जहां 400-400, 300-300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं, वहां ये एयर स्ट्रिप बनेगी और छोटे एयरपोर्ट बनेंगे। ऐसे 17 एयरपोर्ट को मैंने मान्यता दी है, वो फाइल पर मैंने सही की है। इसी साल वो 17 एयरपोर्ट का काम हम शुरू करेंगे। तो इसका मतलब एक नए भारत की तस्वीर, एक खाका आप पूरा खींच चुके हैं, जिसको लगातार प्रधानमंत्री न्यू इंडिया कह रहे हैं, और उसमें आम और खास की भी जो एक परिभाषा थी उसको खत्म कर दिया। जिस तरह से आप लोगों ने लाल बत्ती को बुरी तरह से खत्म कर दिया है देश से। देखो, लाल बत्ती के कई फायदे हुए। हमारा टोल 5% बढ़ गया, बहुत से लोग मैग्नेट की लाल बत्ती लगाकर फुकट में जाते थे। हमारा कल्चर नहीं है, हमने सादगी से व्यवहार करना। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मैं अपना आइकॉन मानता हूं, और मैंने इतने बड़े व्यक्ति को ऐसा देखा ही नहीं।
मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस मेरे आइकॉन है। इतना संघर्ष करने वाला बुलंद नेता, ईमानदार नेता, पर उसका रहन सहन इतना सामान्य था कि उसके कभी व्यवहार में लगता नहीं था वो डिफेंस मिनिस्टर है। और काय के लिए लाल दिए की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये फाइल मैं 3 महीने से प्रधानमंत्री के पास भेजी थी, पर मैं इतना बड़ा निर्णय में नहीं कर पा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने किया, इस देश के लोकतंत्र को गुणात्मक परिवर्तन किया। ये काय का वीआईपी कल्चर है। काय के लिए मंत्री जाए, मैं सब मंत्रियों ने रेड सिग्नल पर रोकना चाहिए। जैसे मंत्री है वैसे सामान्य जनता है। इसके लिए ये जो कुछ प्रिविलेज मिल रहा है ये ठीक नहीं है। और वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में बड़े से बड़े मंत्री ऐसे व्यवहार करते हैं। हमारे देश में ये बैंड बाजा बजता है, मंत्री आया कि वो लाल दिया लग गया, वो सलामी दिया, ये सब अंग्रेजों की सिस्टम थी, उसको बंद करना चाहिए। मंत्रियों का सादगीपूर्ण व्यवहार है। एक बात जरूर है कि सुरक्षा के बारे में जिनके लिए धोखा है उसकी हम जरूर चिंता करें। और इसलिए हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में और पुलिस के लिए और एम्बुलेंस के लिए सिग्नल रखा है, उनको हमने बंद नहीं किया। पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर मंत्रियों तक सबको लाल दिया निकाल दिया है। ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन है। ये इंडिकेशन है कि हम सब एक है, हम सब बराबर है, हम सब, कोई हमें बड़ा नहीं है। हमारा सबका पॉलिटिकल कल्चर, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। हम नागरिक है, जनता के विश्वस्त है, हम राजा नहीं है, हम विश्वस्त है, हम जनता के नौकर है। ये समझकर हमने काम करना, इसका मैसेज गया, इसका मुझे बहुत खुशी है। नितिन गडकरी जी, आपने जितनी योजनाओं का जिक्र करा इस साक्षात्कार में, हमें लगता है कि लोगों को इंतजार होगा कि कब वो पूरी हो, और वो पूरी होंगी तो हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे इन्हीं समीक्षा, इन्हीं आकलनों के साथ। एक बात बता देता हूँ, आज तक मेरे जीवन का रिकॉर्ड होगा कि जो योजनाएं मैंने बताई वो 100% की है। ये भी योजना मैं पूरी करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो कभी कभी मेरी योजनाएं बहुत से लोगों को लगता है कि मैं सपने दिखा रहा हूँ, पर सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे होते हैं तब लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो मैं निश्चित रूप से यही कोशिश करूंगा कि मेरे ऊपर का और हमारी सरकार के ऊपर का और मोदी जी के ऊपर का विश्वास हमारे काम से जनता का आगे बढ़ता ही रहेगा। यही हमारा